अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। कल जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया था इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें 3 एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। वैसे तो ये बच्चे खुद भी रीड कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मेन बातें हैं वो आपको समझा देते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि डेली लाइफ में जो कोलिजन्स होते हैं वो नेचर में इनइलास्टिक माने जाते हैं। कोलिजन की 2 ही किस्में हैं, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बल्कि शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जबकि टक्कर के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कम हो, उस कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। वैसे तो डेली लाइफ में हर कोलिजन ही इनइलास्टिक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बुक ने सिर्फ 3 कोलिजन्स का ही सहारा लिया है। बुक आपको सिर्फ ये समझाना चाहती है कि इन डेली लाइफ कोलिजन्स के अंदर एनर्जी आखिर कहाँ चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व या कांस्टेंट नहीं रहती। सबसे पहला कोलिजन जिसे बुक डिस्कस कर रही है वो है कराटे चॉप। ये कराटे चॉप क्या होता है? बेटा, आपने टीवी में चाइनीज लोगों को कराटे खेलते देखा होगा। अपने हाथ से ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें लोहा तक बेंड कर लेते हैं, लकड़ियां तोड़ लेते हैं, ईंटें तोड़ लेते हैं और सिर्फ हाथ से ही लड़ते हैं। अगर आप चाइनीज़ फिल्में देखें तो उनमें आपको हर चाइनीज़ फिल्म में चाइनीज़ हीरो कराटे करते हुए नजर आता है। हाथ की मदद से चीज़ों को तोड़ना कराटे चॉप कहलाता है। जैसे आपको इस तस्वीर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह एक हाथ की मदद से हम ईंटों को तोड़ सकते हैं। ये ईंटें इस हाथ ने ही तोड़ी हैं, लेकिन आप कहीं अपने हाथ का इस्तेमाल करके ईंटें तोड़ना ना शुरू कर देना, क्योंकि इसकी एक खास प्रैक्टिस होती है, एक कोर्स होता है जो चाइनीज लोग करवाते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी लोग करवाते हैं, लेकिन आपको पहले वो करना पड़ेगा। खास टेक्निक्स होती हैं जिसके तहत आप अपने हाथ के इस्तेमाल से किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं और आपको दर्द भी नहीं होती। इस कराटे चॉप के अंदर ऐसा क्या होता है चेक करते हैं, और ये इनइलास्टिक कोलिजन कैसे है। जब हाथ की मदद से चीज़ों को तोड़ा जाता है तो ये हाथ पीछे को रीबाउंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसकी रीजन आगे लिखी हुई है, क्योंकि एनर्जी नहीं होती रीबाउंड करने की, वो एनर्जी जज़ब हो जाती है। वो ईंटें जिस पर हाथ मारे जाते हैं वो ईंटें इस एनर्जी को जज़ब कर लेती हैं। कौन सी एनर्जी? जो उस बंदे ने, कराटे मारने वाले ने अपने हाथ की मदद से ईंटों को दी थी, यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाथों की, वो ईंटों के अंदर जज़ब हो जाती है और ईंटों को तोड़ते हुए उसकी आवाज़ भी आती है और वो पीसेस गर्म भी होते हैं। और थोड़ी बहुत एनर्जी ईंटों को तोड़ने में इस्तेमाल होती है, जिसे मैंने फ्रैक्चर एनर्जी लिखा है। वो एनर्जी जो चीज़ों को डिफॉर्म करने या तोड़ने में इस्तेमाल हो उसे फ्रैक्चर एनर्जी कह सकते हैं। और आपको पता है जब ईंटें टूटती हैं उसकी आवाज़ भी आती है और हीट भी पैदा होती है। ये एनर्जी क्योंकि यहाँ जज्ब हो जाती है, यही वजह कि हाथ वापस रीबाउंड नहीं कर पाते। अगर कराटे मारने वाला अपने हाथ को एक एंगल के साथ मारे, यानी ऐसे सीधे मारने की बजाय, ऐसे सीधे हाथ मारने की बजाय वो ऐसे इंक्लाइंड हाथ मारे, इंक्लाइंड हाथ मारने पर भी उसके दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोमेंटम है
वो इन्वॉल्व होंगे और दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व करने के बाद हम उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह चेक कर सकते हैं, जिस तरह से पिछले आर्टिकल में हमने किया था। यानी वो कराटे जिस तरह मर्जी मारे, भले ही ग्राउंड के साथ एक हॉरिजॉन्टल एंगल बना के मारे, तब भी ये कोलिजन इनइलास्टिक ही माना जाएगा। दूसरा कोलिजन जो बुक डिस्कस करना चाह रही है वो है कार क्रैश। आपको पता है जब भी गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो टूट फूट तो होती ही है, डिफॉर्मेशन तो होती ही है। ये चीजें जो डिफॉर्म होती हैं, जो टूटती हैं, उनको भी डिफॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये आपको पता है कि गाड़ियां टक्कर के बाद पीछे को बाउंस बैक नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके पास भी पिछली एग्जाम्पल की तरह, कराटे चॉप की एग्जाम्पल की तरह, उनके पास भी एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी वो टूट फूट में लग जाती है, चीज़ों को डिफॉर्म करने में लग जाती है, हीट पैदा होने में लग जाती है, बहुत सारी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस लार्ज एनर्जी लॉस की वजह से वो गाड़ी बाउंस बैक नहीं करती टक्कर के बाद। आखिरी एनर्जी लॉस कहाँ होता है? ये एनर्जी लॉस मेनली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। गाड़ियों की आवाज़ आती है, हीट पैदा होती है, और गाड़ियों में जो डैमेज होता है उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होने के बाद वो बाउंस बैक कैसे कर सकती हैं? ये दोनों एग्जांपल्स के बाद अब आखिरी एग्जांपल है बैट एंड बॉल की। बैट एंड बॉल में आप गौर करें कि जब एक बॉल बैट के साथ टकराती है तो वो बॉल डिफॉर्म हो जाती है, थोड़ी सी बिगड़ती है, थोड़ी कंप्रेस होती है। वो कंप्रेशन के लिए भी आपको पता एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो जाती। वो डिफॉर्म जरूर होती है इम्पैक्ट के दौरान, बैट के साथ टक्कर के दौरान, लेकिन सारी एनर्जी इस डिफॉर्मेशन में नहीं चली जाती, बल्कि कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में और साउंड की शक्ल में भी जाती है। आपको पता होगा कि जब बैट गेंद के साथ लगता है तो हमें आवाज़ भी आती है, वो आवाज़ भी एक एनर्जी है, और वो गेंद उस लम्हे थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है। वो भले हमें महसूस ना हो, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि बैट बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इस सख्ती के बावजूद कुछ एनर्जी वो बैट भी जज़ब करता है। आखिर वो बैट भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम्स वगैरह तो रखता ही है, उसके अंदर भी हीट पैदा होती है, और वो भी थोड़ी एनर्जी जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी लॉस हो जाती है। क्योंकि दोनों ने एनर्जी इस्तेमाल कर ली, बॉल ने भी इस्तेमाल की डिफॉर्मेशन के लिए और बैट ने भी जज़ब कर ली। तो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी जब इधर उधर जा रही है तो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर हो सकती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के? जब भी ऐसा केस हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल बराबर ना हो, शुरू वाली ज़्यादा हो और बाद वाली कम हो। बाद वाली कम क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी तो लॉस हो जाती है। ऐसे कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन ही कहते हैं। तो ये आप रीड करना, यही तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।